Hello everyone, so today we are going to start class 12th biology chapter which is sexual reproduction in human beings. तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होती है, कैसे उनमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इससे पहले आपको ये दो टर्म क्लियर होनी चाहिए जो कि मैं ऑलरेडी पीछे एक चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ, ओविपेरिस और विविपेरिस। ओविपेरिस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, जबकि विविपेरिस वो होते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा के थ्रू फीटस डेवलप होता है, यानी कि जैसे ह्यूमन फीमेल हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सॉरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम क्या बात करेंगे, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे जो मेल के केस में कौन सा होता है, वो होता है टेस्टिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में, और हार्मोन जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, वो क्या है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। तो आप डिटेल में आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दो टेस्टिस बना रखी है मैंने, ठीक है। तो जो इसकी ये आउटर ये वाली जो लेयर है जो आपको नहीं दिख पा रहा नाम, ये है क्रीमेस्टर। ठीक है, क्रीमेस्टर होता है इसका नाम। ये स्केल्टल की मतलब ये स्केल्टन होती है, स्केल्टल मसल होती है। स्केल्टन क्यों होती है, क्योंकि कई बार जो है क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये इजीली हो सकती है। स्केल्टल मसल है तो इस वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ा सा एक्सपेंशन इजीली हो सकता है। ये होते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये दोनों, ये जो होता है ये बाहर का, ये स्क्रोटम होता है। ये होती है इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो टेस्टिस है इनके अंदर ये होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो अराउंड 250 के नंबर होता है। उनके अंदर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं। ठीक है, ये होता है इसके अंदर जो ये ऐसे अंदर वाली लाइनिंग, इसको बोलते हैं डार्टस। ये होती है एक स्मूथ मसल होती है, और ये इससे ऊपर एब्डोमिनल कैविटी, और ये क्या होती है, ये होती है इंग्विनल कैनाल। ठीक है, इंग्विनल कैनाल क्या होती है, जिसके अंदर से ये जो हमारा क्रीमेस्टर था ये यहाँ से पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल था इसका मैंने डाइसेक्शनल, या फिर आप कह सकते हो कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शनल डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है इसका। तो यहाँ पे देखो, इसको समझो, ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसमें क्या क्या होता है। तो इसके अंदर ये होते हैं, ये इसका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। वी नो 1 से 3 तक कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, लेडिक सेल्स, या आप इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड्रोजन, जिसके अंदर से टेस्टिस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो मतलब मेल में एक बहुत ही नेसेसरी हार्मोन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में अगर हम बात करें तो ये वो रिलीज करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जहाँ से स्पर्म्स बनते हैं। ये टाइट जंक्शन होता है, मतलब बहुत ही टाइटली ये पैक्ड होते हैं। फिर इनके अंदर होती हैं सर्टोली नर्स या फिर सुस्टेनिकुलर सेल्स, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्टेनिकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स, या फिर नर्स सेल्स। ठीक है, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, होता है मिल्स में। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हार्मोनल स्टडी यहाँ पे आपको मैं करा देती हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें, आप जानते हो कि आपकी बॉडी में जितना भी मेंटेनेंस होता है बॉडी का, उसमें हार्मोन्स का बहुत मेजर रोल होता है। तो सेम वही चीज़ है। आप हार्मोन्स वाला चैप्टर क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके होंगे। नहीं पढ़ा तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हो। नोट्स भी बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर के, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जो है, हाइपोथैलेमस में के बाद गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है उसके पास क्या जाता है, मतलब सिग्नल जाता है, जो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ICSH हार्मोन रिलीज करती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रिलीज करती हैं, लेडिक सेल्स, जिसे आप क्या कहते हो, लेडिक सेल्स किसे रिलीज करता है, फिर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे देखा था लेडिक सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल्स में से तो हमारे टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एक मतलब ये टेस्टोस्टेरोन जो है एक नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि भाई जिसने इसे पैदा किया ये उसी को ऑर्डर दे रहा है कि आप रुक जा। मतलब समझो कि आप टेस्टोस्टेरोन की जो रिलीज हो रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, या जो भी उनका स्टिमुलेटिंग है, वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है सिंथेसिस। ठीक है, आप भाई ये चाहता है कि आप रुक जाओ, तो ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप स्टॉप हो जाओ, आप रुक जाओ, आप और रिलीज मत करो। सिमिलरली एक FSH
नाम का हार्मोन भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है जो स्टिमुलेट करते हैं नर्स सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स जिसे आप कहते हो। ये क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा, लेकिन ये कैसे देगा, ये एक इनिबिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, इनिबिन नाम का केमिकल रिलीज करता है पिट्यूटरी के पास, जिससे कि इसका जो स्टिमुलेशन है वो कम हो सके। यहाँ पे मैंने एक जो है एलोबरेटिव डायग्राम बना रखा है, फिर यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे देखो ये जो हमारा अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर ये होते हैं 250 के लगभग लोब्यूल होती हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आता है, इस लोब्यूल यहाँ पे इससे अटैच होती है ट्यूब्यूली रेक्टाई, ठीक है, ट्यूबुली रेक्टाई। इसके बाद यहाँ पे होता है रेटिटेस्टिस के पास जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट रेटिटेस्टिस के बाद यहाँ पे ये वासा एफ्रेंशिया होती हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ये जो मैंने ऐसे कर्व में बना रखा है, ये होती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है, इसमें ही स्पर्म का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, हाँ ये आपको समझ आया। उसके बाद स्टोरेज ऑफ ये हो गया। यहाँ पे ये ग्लैंड होता है। अब यहाँ पे ऊपर से शुरुआत करते हैं कि कैसे इसका जो स्पर्म आता है, यहाँ पे इसके अपने पीनस के थ्रू निकलता है मेल्स में। तो यहाँ पे ये एक जो है नर्व जाती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ये नर्व को, ये क्या होता है, ये यूरिटर हो गया, ठीक है। इसको आप कहते हो वास्ट डिफरेंस आप इसको कहते हो। उसके बाद यहाँ पे ये अटैच होते हैं इससे सेमिकल वेसिकल, ठीक है, सेमिकल वेसिकल हो गई। और ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद होता है इजैकुलेटरी डक्ट, इस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ही क्या इजैकुलेट होता है स्पर्म। यहाँ पे एक आता है बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर आप इसको कोपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने बात करी टेस्टिस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। फिर आता है एक्सेसरी डक्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, कि स्टोरेज भी हो सके स्पर्म का और ट्रांसपोर्टेशन भी हो सके, जिसमें कि आता है रेटिटेस्टिस जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस जहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है। फिर आता है वास्ट एफ्रेंस जो उस स्पर्म को क्या है कैरी करके लाता है पीनस तक। फिर आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या होता है, फॉर्म पार्ट ऑफ सीमन, ये क्या है, सीमन के पार्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है सेमिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पीनस की। अब पीनस क्या है, ठीक है, ये कौन से पेज पे चले गए हम, हाँ। अब पीनस में क्या क्या होता है, देखो ये हमारा मतलब ये मेल का पीनस होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, यूरिथ्रल मीटस, ठीक है, जहाँ से स्पर्म या फिर यूरिन जो है पास हो सके। उसके बाद ये ऊपर इसकी जो स्काई ब्लू आपको दिख रही है, ये यूरिथ्रा है, ठीक है। ये होती है इसकी फोर स्किन, जो मतलब पीनस के ऊपर एक स्किन होती है, बहुत ही थिन स्किन, उसको कहते हैं फोर स्किन। ये होता है यहाँ पे, इसका होता है ग्लांस पीनस, इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पीनस। और यहाँ पे बिल्कुल अटैच्ड होती है ये स्किन से, जो थोड़ी स्किन होती है ये पीनस से बिल्कुल अटैच होती है, उसको कहते हैं शाफ्ट। यहाँ पे ये लूजली पैक्ड होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक है। अगर अब इसका जो है डाइसेक्शनल डायग्राम देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद लिखा हुआ ना दे रखा हो। ये दो यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, ये यूरिथ्रा होता है, ठीक है, ये यूरिथ्रा जो है, और ये होता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। नेक्स्ट बात करें सेमिन। अब मैंने यहाँ पे सारा अलग से लिख रखा है हर एक जो भी हमने ग्लैंड्स पढ़े थे उनका फंक्शन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, वो स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी होता है कि स्पर्म जो अपना वो करता है, क्या बोलता है, पाथ जो फॉलो करता है अंदर वजाइना में रिलीज होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्पर्म की स्टोरेज भी एपिडिडाइमिस में होती है, और डेथ जो होती है स्पर्म की वो भी इसी में होती है। अगर मतलब ऐसा होता है कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर बार स्पर्म इजैकुलेट ही हो, अगर स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो पा रहा है तो भाई अंदर तो वो प्रोड्यूस हो गया, तो एपिडिडाइमिस क्या करती है, ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद उसका क्या है, डेड कर देती है उस स्पर्म को। नेक्स्ट बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की। तो ये फ्रक्टोस का जो है फ्रक्टोस होता है इसमें। तो देखो मतलब ये ऐसा टेस्ट किया जाता है कि मतलब इतना रियलाइबल टेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेप वगैरह के केस आते हैं उनमें फ्रक्टोस का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोस नहीं पाया जाता। फ्रक्टोस सिर्फ पाया जाएगा मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि उनके सेमिनल वेसिकल में। तो अगर फ्रक्टोस की पुष्टि हो जाती है फीमेल बॉडी में, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके साथ रेप हुआ है या फिर मतलब इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें, अभी मैं आपको बता दूं सीमन, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि सीमन में सिर्फ 10% स्पर्म होता है। सीमन वो होता है जो इंटरकोर्स के दौरान मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होता है, उसमें सिर्फ 10% स्पर्म होता है और 60% सेमिनल वेसिकल से बनी होता है सीमन। ठीक है। प्रोस्टेट क्या होता है, ये कैल्शियम या फोस्फेट आयन जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। कलर और स्मेल, जो भी सीमन का कलर और स्मेल होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है, और जो पीएच होता है सीमन का जो कि अल्कलाइन होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। जबकि अगर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात की जाए तो ये क्या होता है, म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। जो ल्यूब्रिकेशन होता है सीमन का जब, तो वो जो म्यूकस सा एक साथ में रिलीज होता है उसके लिए होता है। ठीक है, ये म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आता है ओवरी, जैसे कि मेल वाले केस में वो टेस्टिस था। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस में गैमेट बन रहा था। जहाँ पे भी गैमेट बनता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे ओवम कहाँ बनता है, गैमेट कहाँ पे बनता है, ओवरी में फीमेल के। नेक्स्ट ओविडक्ट पढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फिर सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहाँ पे डायग्राम से शुरुआत करते हैं। ये वजाइना है फीमेल की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है अंदर, पहले लेयर से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है यहाँ पे वो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है, उसके बाद होती है मायोमेट्रियम, ये मस्कुलर होती है ये अंदर वाली, और जो सबसे आउटर होती है वो होती है पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये पूरा होता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब आप इसे कह सकते हो। ये जो पतला सा हिस्सा होता है स्टार्टिंग में ये होता है इस्थमस, फिर थोड़ा सा स्वोलन होता है वो एम्पुला, और ये इनफंडिबुलम, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें बोलते हैं फिम्बरी। मतलब ये ओवम जब आता है तो इसकी कैप्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिम्बरी। ये दोनों क्या है, ओवरी। ठीक है। ये होता है हमारा यूट्रस, या आप इसे वोम भी कह सकते हो, जिसको एनसीईआरटी ने इन्वर्टेड पीयर शेप्ड बता रखा है। ठीक है। ये होती है सर्विक्स। ठीक है, वजाइने से मतलब यहाँ पे सर्विक्स होती है। ये होती है वजाइनल ओपनिंग पूरी, यहाँ पे ये है सर्विक्स, और ये होती है सर्विकल कैनाल। ठीक है, इतनी सर्विकल कैनाल, और ये वजाइना हो गई। आपको लेबलिंग समझ आई होगी। तो सर्विकल कैनाल यानी इसको प्लस वजाइना को मिला के बर्थ कैनल बनता है। मतलब यहाँ से क्या है, बच्चे की फिटस की डिलीवरी होती है। नेक्स्ट अगर हम अब बात करें तो यहाँ पे फर्दर एक डायग्राम है ओवरी का। ठीक है, ओवरी के डायग्राम को अब जो ये ओवरी बनाई थी इसको अच्छे से देख लेंगे। इसमें ये होता है स्टोरमा। ठीक है, मतलब ये दो टाइप के, मतलब एक मेड्यूला एक कोर्टेक्स, दो रीजन होते हैं इसके। ये आउटर कोर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला हो गया। ठीक है, ये स्टोरमा हो गया। यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स, मेड्यूला के जो है पास होते हैं मेडुला से ब्लड वेसल्स, 2 से 4 सेंटीमीटर साइज होता है। ये होता है यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स, इसमें ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ये ओवम होता है, और ये होती है जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम। ओवेरियन फॉलिकल्स हो गए, ओवम ये कहाँ होता है, ओवरी में। अब आगे देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है फीमेल का। इंटरनल तो ये थे भाई, जैसे ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, इस्थमस हो गया, फिम्बरी हो गया, इनफोडिबुलम हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गई। ये सारे थे इंटरनल, मतलब जिसे सिर्फ मतलब जो ऐसे ही अगर नॉर्मली डॉक्टर एग्जामाइन करने चले तो वो एकदम से ना देख पाए। लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट्स क्या होते हैं फीमेल के, जिन्हें अगर मतलब नॉर्मली देखा जाए बाहर से, ठीक है, जैसे डॉक्टर जब एग्जामाइन करते हैं कुछ भी करते हैं तो वो नॉर्मली विजिबल हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, तो देखो यहाँ पे होता है ये शुरू में एक जो मतलब कुशन टाइप फैटी जो टिश्यूज के होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, उसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस, जिसके ऊपर क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आउटर वाली कौन सी होती है, ये वाली मतलब इनर से, आउटर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाली जो होती है ये ऐसे, जो मतलब ऐसे राउंड है नीचे की तरफ, ये वाली इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। यहाँ पे भी क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। फिर ये बिल्कुल इंटरनल बात करें तो ये होती है लेबिया माइनोरा। यहाँ पे ओपनिंग होती है वजाना की, ऊपर होता है क्लिटोरिस। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, मतलब कि मतलब अराउजल के लिए होता है। ठीक है, इंटरकोर्स अराउजल के दौरान क्या है, ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है, आप इतना याद रखो। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, वेस्टिब्यूल की। ये क्या होता है, अंदर वाला रीजन, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये होता है यहाँ पे बार्थोलिन्स ग्लैंड। यहाँ पे होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, मतलब कि जो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब फेस करती है फीमेल्स, उसके लिए रीज़न और जो है अपना उसके यूरिन पास करने के लिए दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है हाइमन। ये हाइमन जो है, जो वजाइनल की ओपनिंग है, इसको थोड़ा सा
मतलब क्या है, कवर करके रखती है। हाइमन के बारे में क्या माना जाता है कि भाई मतलब फर्स्ट जो कोइटस करते हैं, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस ये हाइमन जो है ब्रेक होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन मतलब माना जाता है इन चीज़ों को अपने कंट्री में कि भाई अगर जो है फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग नहीं हुई वुमन को, उसका हाइमन ब्रेक नहीं हुआ फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान आफ्टर मैरिज, तो मतलब क्या है वो पहले इंटरकोर्स कर चुकी है, वो कैरेक्टरलेस है। मतलब ऐसा कुछ एक बहुत ही मतलब स्टिग्मा सा है इस बात का। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, हाइमन बहुत ही सेंसिटिव जो है छोटा सा पार्ट होता है, मतलब कवरिंग होती है, पार्ट नहीं कवरिंग होती है, जो कि आजकल मतलब जैसे जिम्नास्टिक्स करती हैं फीमेल्स, या फिर हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग के दौरान, या फिर कोई विगरियस एक्टिविटी के दौरान ये ईजिली ब्रेक डाउन हो सकता है इसका। तो मतलब ये कोई प्रमाण नहीं है इस बात का कि भाई अगर आपकी हाइमन ब्रेक हो चुकी है तो आप मतलब कोई भी पहले इंटरकोर्स कर चुका है या नहीं। तो मतलब ये प्रॉपरली एक मिथ है, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ठीक है, ये होता है एनएस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मेमरी ग्लैंड की। अब मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रेस्ट है फीमेल की, तो इसमें ये क्या होता है, ये अंदर वाला जो बिल्कुल आपने देखा होगा कि बिल्कुल डार्क कलर का या डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश कुछ करके ऐसा जो रीजन होता है आपकी ब्रेस्ट में, उसको आप कहोगे एरियोला। ठीक है, ये होती है बीच में निप्पल, सिबेशियस ग्लैंड से बना होता है। और ये क्या होता है, ये पूरा इसको जो ब्रेस्ट होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। आप डिटेल में देखते हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से ही ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ये एडिपोज टिश्यू हो गया। यहाँ पे आती है फिर ये क्या है, ये मेमरी लोब्स है, मतलब 15 से 20 मेमरी लोब होती हैं पर ब्रेस्ट। ठीक है, मेमरी लोब में जो कि 15 से 20 होती है, उसमें होती है एल्वियोली, जो कि ये जो ऐसे ग्रुप सा दिख रहा है आपको, गैदर्ड हो रखे हैं छोटे छोटे, ये होती है एल्वेली। यहाँ पे बीच में ये जो रेड रेड कलर का है, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है, यानी कि ल्यूमेन होता है एल्वेली का, जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये देखिए आपने, एक मिनट, हाँ, मेमरी एम्प्यूला, मेमरी ट्यूब्यूल, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है, स्टोर अलग जगह होता है, प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन में होता है, ल्यूमेन ऑफ एल्वेली में स्टोर होता है। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे होती है, इसको कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल, छोटी मतलब यहाँ से ट्यूब्यूल निकलती है, ये तीनों ही जो क्या होती है थोड़ी मतलब यहाँ से जो मेमरी लोब से निकलती है ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो गैदर्ड हो जाती है एक जगह, उसको क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होती है, ये मेमरी डक्ट होती हैं। नेक्स्ट आती है मेमरी एम्प्यूला, जो यहाँ पे थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है, वो होता है मेमरी एम्प्यूला, जहाँ पे ये सारी जो ट्यूबुला है, डक्ट है, वो गैदर्ड होती हैं। लास्ट में आता है हमारा क्या, ये जो ये रेड रेड में है, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, यहाँ से फिर मिल्क क्या है, इजेक्ट हो जाता है। अब बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो पढ़ेंगे हम। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्वियसली मेल में होता है, और oogenesis यानी ओन की फॉर्मेशन फीमेल्स में होती है। तो बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, जिसमें आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसका मतलब और एलिब्रेटिव डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। तो इसमें क्या होता है, ये ल्यूमेन था, ये बीच में जो फ्री स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ये स्पर्मेटोगोनियम थे यहाँ पे, यानी स्टेम सेल्स जहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ ये हो गया, मतलब ये चीज़ें आपको आगे मैंने जो बना रखा है स्ट्रक्चर सा, उसमें समझ आएगी अच्छे से ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सबसे पहले क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर बनते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, ये वाले जो, ठीक है, ये छोटे छोटे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इनका नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एक स्पर्मिएशन टर्म आती है। देखो, मान लो ये स्पर्म यहाँ पे बन गया, अब ये क्या है, ये जो अपना ये स्पर्मेटोजोआ हो गया। ठीक है, जो बन गया, लेकिन ये स्पर्मेटोजोआ अभी भी सर्टोली सेल से अटैच है। तो स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो स्पर्म है मतलब रिमूवल ऑफ हेड फ्रॉम सर्टोली सेल्स, स्पर्म जो है अपने हेड को सर्टोली सेल से रिमूव करता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, स्पर्मिएशन। प्यूबर्टी जैसे ही हिट करती है किसी मेल को, यानी अराउंड 13 की एज में, तो एलएच और एफएसएच दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एलएच रिलीज करता है लेडिक सेल्स को, जो रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन को, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम में सबसे पहले जिसकी प्लोइडी है 2n, उसका माइटोसिस हुआ, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, उसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, यानी उसकी प्लोइडी भी 2n रही। लेकिन अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी 2n था,
यहाँ पे इसके मियोसिस 1 होगी। मियोसिस में क्या होता है, नंबर डबल हो जाता है और प्लोइडी भी हाफ हो गई, तो यहाँ पे 2 में स्प्लिट हुआ एन और एन, प्लोइडी भी हाफ हो गई। अगेन मियोसिस 2 हुई, लेकिन यहाँ पे प्लोइडी चेंज नहीं होगी, प्लोइडी तो इनकी एन एन ही रहेगी, लेकिन ये 4 बन गए, 2 के 4 बन गए। तो यहाँ पे ये मियोसिस 1 हुई, ये बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी जिसकी प्लोइडी हाफ हो गई। मियोसिस 2 हुई तो बने स्पर्मेटिड्स यानी कि 4। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो ये स्पर्मेटोजोआ बने। स्पर्मेटोजोआ फिर सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड था इनका हेड। फिर स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि स्पर्म जो है अपने हेड को रिमूव करता है सर्टोली सेल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डायग्राम से और यहाँ पे इससे बता दी आपको। तो मतलब ये माना जाता है कि भाई एक इजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है एक मेल रिलीज करता है वजाइना में, लेकिन जो है अराउंड 200 ही सिर्फ ओवम तक पहुंच पाते हैं। मतलब उस रेस में जो है सिर्फ 200 ही आगे निकलते हैं, बाकी सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यू टू मतलब वेरियस कंडीशंस। ठीक है, मतलब कोई कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, कोई कैसे। और जो मतलब ये माना जाता है कि ओविल मतलब फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है जब 60% स्पर्म का जो है साइज और शेप प्रॉपर हो और 40% जो है विगरियस स्पीड से मूव कर सकें। ठीक है, फिर कोई एक ही ऐसा होता है जो ओविल के ओवम के साथ क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन कर सकता है। अब यहाँ पे ये स्पर्म का डायग्राम है, ये इसका हेड होता है। ठीक है, ये नेक है, ये मिडल पार्ट है और ये टेल है। ठीक है, यहाँ पे हेड में क्या है, ये एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम होता है यहाँ पे, ये होता है इसके अंदर न्यूक्लियस, हेड में ये दोनों होते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे नाइबन कर्ण जैसी इसकी कुछ अरेंजमेंट होती है, इसको नाइबर कर्ण नाम दिया गया है। ठीक है, ये होता है इसका डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल यानी कि जो दूर हो, ये टेलिया फ्लैजिला, फ्लैजिएटेड मूवमेंट होती है स्पर्म में। ठीक है, इस वजह से वो इतनी स्पीडली अपनी पूंछ को लहराता हुआ आगे बढ़ता है। अब बात करेंगे सीमन क्या होता है। मिल्की लिक्विड होता है जिसमें कि 10% स्पर्म का कंट्रीब्यूशन होता है। सेमिनल वेसिकल 60% होता है। प्रोस्टेट प्लस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड 30% होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis की बात करते हैं। oogenesis क्या क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो मतलब देखो एक मेल में तो हमने बात की थी स्पर्म की फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुई, जब उसको प्यूबर्टी हिट किया अराउंड 13 टू 14 ईयर्स की एज में। लेकिन हम अगर फीमेल की बात करें तो भाई ये ऐसा होता है कि जैसे ही फीटस अपनी मदर के जो है वोम में होती है, ठीक है, फीटस यानी कि लड़की की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं, उसी दौरान ये क्या है, जो ओवम की मतलब ओवम की जो प्रोडक्शन है इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि ये कई मिलियन जो है ओवम, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जैक्ट दे रखा है डिजिट, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। तो मतलब ये देखो कि भाई जैसे एक मेल में तो 13 से 14 साल की उम्र में ही स्टार्ट होता है, लेकिन एक फीमेल में उसके मतलब फीटस की जो स्टेज होती है उसी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे ओवरी का, ये होता है यहाँ पे मेड्यूला, ये कोटेक्स जो मैं बता चुकी, ये ओगोनियम 2n जिसका वो प्लोइडी है, स्टेम सेल होता है ये फीटस की ओवरी है। ये होती है ग्रेनुलोसा सेल्स और ये होती है प्राइमरी फॉलिकल्स, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइटोसिस करती है, माइटोसिस के बाद प्राइमरी साइट में ये कन्वर्ट हो जाती है 2n। यहाँ पे फिर क्या होता है कि भाई मियोसिस 1 स्टार्ट होने लगती है, यानी कि वो अब क्या है, डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि भाई वो फीटस ओवरी है तो अब ऐसा तो मतलब नहीं होना चाहिए कायदे से, तो ये वही चीज़ है, ये रुक जाती है। मियोसिस 1 जो है स्टार्ट होती है, लेकिन प्रोफेज वन फेज में आते ही ये क्या है, स्टॉप हो जाती है, यानी प्राइमरी ऊ साइट पे ये स्टॉप हो गई है। अब जब तक वो पेट में है वो प्राइमरी ऊ साइट पे स्टॉप हो चुकी है, अब इसका डिलीवरी का टाइम आ गया। पार्चुरेशन हो जाता है फीमेल का, यानी फोलिकुलर आर्टरीसिया एक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जब तक 12 से 13 साल की उम्र में एक लड़की नहीं आती जो कि उसकी प्यूबर्टी की एज है, तब तक मतलब वो जो 2-3 मिलियन जितने भी जो फॉलिकल्स थे पर ओवरी, उनकी संख्या 12 से 13 साल की उम्र तक 60 से 80 हजार घटकर हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉलिकुलर आर्टरीसिया। तो आप मेरी बात समझ पाए, मैंने क्या कहा कि एक फीटस ओवरी के अंदर ऑलरेडी जो फॉलिकल्स है वो बन चुके हैं, लेकिन वो स्टेज स्टॉप हो जाती है। मियोसिस 1 स्टार्ट हुई, लेकिन प्रोफेज 1 में वो स्टॉप भी हो गई, प्राइमरी उस साइट पे वो खत्म हो गई, स्टॉप हो गई, खत्म नहीं स्टॉप हुई। लेकिन फिर लड़की 12 से 13 साल की उम्र में आई, प्यूबर्टी हिट किया, तो उस दौरान उसके पास सिर्फ 60 से 80 हजार फॉलिक्यूल्स पर ओवरी बचे, क्योंकि उसके पैदा होने के से शुरू होकर 12 से 13 साल की उम्र तक उसके जो बहुत से कई हजार जो फॉलिकल्स थे पर ओवरी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, फोलिकुलर आर्टरीसिया कहते हैं। तो ये देखो, ये क्या था, प्राइमरी फोलिक उस साइड पे यहाँ पे बात थी। यहाँ पे ये क्या होगा, सेकेंडरी फोलिकल, जिसमें क्या होगा, थेका सेल्स आ जाते हैं, अंदर मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सारी लेयर में। फिर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। अब भाई मियोसिस 1 जैसे रुकी हुई थी वो कंप्लीट होगी। देखो प्राइमरी उस साइड था 2n, यहाँ पे ये दो में स्प्लिट हुआ, n और n, मतलब ये एक छोटे n में स्प्लिट होता है और एक बड़े, यानी बड़े वाले को आप सेकेंडरी उस साइड कह देते हो और जो छोटा होता है उसको कहते हो फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें कि एक फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ये साइड में जो मैंने बताया, एंट्रम होता है एक बहुत ही मतलब लिक्विड सा होता है एंट्रम, यहाँ पे एक एडिशनल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये होता है सेकेंडरी उस साइड, अंदर ये पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी उस साइड और ये पोलर बॉडी, ये हो गया टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ये थेका इंटरनल, ये थेका एक्सटर्नल। उसके बाद आता है ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होती है, लेकिन वो स्टॉप हो जाती है मेटाफेज 2 में। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में ये होता है, ये इसका लास्ट है। इसके बाद रप्चर हो जाता है इसका और ओवम रिलीज हो जाता है। आप बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये क्या होती है, प्यूबर्टी 13 साल की उम्र में हिट करती है लड़की को, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाइपोथैलेमस यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एलएच और एफएसएच दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। एलएच जो है एफएस सॉरी क्या गया, हाँ, ये जो है एलएच ये रिलीज करता है हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि एफएसएच क्या करता है, ओवरी के ऊपर एक्ट करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स पे यानी अनडेवलप्ड एग पे। ठीक है, ये एफएसएच के दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, जो कि 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का नाम होता है मिनार्क, जबकि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, यानी कि जो अराउंड 50 साल के अराउंड स्टॉप हो जाते हैं उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट में डायग्राम ये ले रखा। ठीक है, इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। 3 फेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें 3 फेजेस होती हैं। एक होती है मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है सबसे पहले, जिसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आप ये देखो पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, एफएसएच और एलएच। उसके बाद आते हैं ओवेरियन इवेंट, जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। उसके बाद यहाँ पे एट द एंड आता है ये रहा ओवेरियन हार्मोन्स। उसके बाद आते हैं ओवेरियन इवेंट्स यानी यूट्रस एंडोमेट्रियम जिसे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, ये यूट्राइन इवेंट्स, ये ओवेरियन और ये इवेंट बता रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन के फेज के दौरान क्या होता है, जो एफएसएच और एलएच का जो लेवल है, यानी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल है वो कम होता है। ठीक है, एफएसएच और एलएच यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का जो लेवल है वो कम होता है। इस दौरान क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी कम होता है। ठीक है, यानी इस दौरान क्या है, आपको ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट फेज आता है फॉलिकुलर या फिर जिसे आप कह सकते हो प्रोलिफरेटिव फेज। इस दौरान क्या होता है, आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी के बाद यहाँ पे क्या है, मैच्योर फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे एलएच और मतलब एलएच अपनी पीक पे होता है, एलएच और एफएसएच। एलएच सर्ज उस कंडीशन को हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने लगता है, और एंडोमेट्रियम वॉल जो कि ब्रेक हो गई थी ये वापस थोड़ा सा रीजनरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज आप जिसे कहते हो। इस दौरान जो है एलएच और एफएसएच का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाती है, रप्चर होकर इसमें से ओवम रिलीज हो जाता है, यानी 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत मेजॉरिटी में रिलीज करता है, जब इसको मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन को वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ये भी थोड़ा अप होने लगता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है उसमें एफएसएच और एलएच का लेवल कम क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है एक नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से मतलब एक तो एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से, और एक जो है इनिबिन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो मतलब इनिबिन रिलीज किया जाता है डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं इनके द्वारा, इनके नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच और एलएच का लेवल यहाँ पे क्या है, कम होता है। ठीक है,
और यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों कम होता है? इफ अगर मतलब कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल उस दौरान कम होता है, जिसकी वजह से जो टॉप की लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो मैंने आपको बताया था पीछे, वो शेड हो जाती है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ तो ये मैंने आपको बता दिया है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा यहाँ हो गया। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। इसमें आपका डायग्राम भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो मतलब सिंपली आपको वही डायग्राम फॉलो करना है। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होती है, जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन, और ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी मतलब एक भाई अगर ओवम है, ओवम के पास तो ऐसे कितने ही बहुत सारे स्पर्म आ जाए एकदम से, मतलब ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, लेकिन ऐसा ही क्यों है कि एक ओवम सिर्फ एक ही स्पर्म को अलाउ करता है। ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी होता है, यानी कि फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक दो प्रोसेस होते हैं। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है विटिलाइन मेम्ब्रेन का। ठीक है, मतलब डीपोलराइजेशन क्या होता है कि एक टाइम भाई एक अगर स्पर्म जो है एंट्री कर दी तो उसके बाद दोबारा नहीं हो सकती। स्लो ब्लॉक में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ZP3 रिसेप्टर मेकिंग जोना पेलुसिडा इम्परमिएबल। जोना पेलुसिडा को क्या है, एक ओवरी के ऊपर जोना पेलुसिडा नाम की जो लेयर होती है, ठीक है, जिसको क्रॉस करके मतलब जिसको पास करके स्पर्म को एंट्री मिलती है, ठीक है, उसको क्या कर दे, इम्परमिएबल कर दे, मतलब कि उसकी परमिएबिलिटी होता है कि भाई आप अलाउ कर रहे हो, इम्परमिएबल मतलब अलाउ ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ये ओवम है, ठीक है, ये स्पर्म, ये ओवम, ये स्पर्म 23 मिला के यहाँ पे क्या बन गया, 46 क्रोमोसोम, ये इसकी जोना पेलुसिडा की लेयर इसके ऊपर, ओवम के ऊपर। अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई भाई, मेल और फीमेल के मतलब हो गया। अब इम्प्लांटेशन भी तो होनी है ना उसकी, तो यहाँ पे ये जायगोट बन गया, जिसको आप टोटीपोटेंट सेल भी कह सकते हो। जायगोट को टोटीपोटेंट सेल वो होते हैं भाई जिनके पास पोटेंशियल हो कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सके, तो जायगोट के पास वो पोटेंशियल है। तो ये माइटोसिस करता है, जिसे आप क्लीवेज भी कह सकते हो, जो दो में स्प्लिट कर देगा। ठीक है, इसका साइज कम हो जाएगा, लेकिन प्लोइडी सेम रहेगी 46 की। जोना पेलिसुडा लेयर इसके ऊपर रहेगी। मियोसिस हुआ तो ये 4 में कन्वर्ट हो गया। 4 वाली स्टेज को आप कहते हो ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ये एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद 8 to 16 सेल स्टेज होती है अगेन मियोसिस के बाद, जिसको आप क्या कहोगे, मोर्यूला कहते हो। ये टर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है आपके पास, ये बनता है, ये अंदर होता है ग्लूकागोन। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है ग्लूकागोन रिलीज करती है कुछ। ऊपर ये क्या है, जोना पेलिसुडा, ये है ब्लास्टोकोइल, अंदर ब्लास्टोकोइल होता है। ये होती है ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर क्या है, एम्फ्रियोब्लास्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो इनर सेल मास्ट, या जिसे कंप्लीटली आप क्या कहोगे, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, 7th डे पे क्या है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, और 8th डे पे क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ, HCG रिलीज होता है। HCG क्या होता है, ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। मतलब कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि प्लेसेंटा से ही मतलब प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड नहीं होता पहले 3 महीने तक। ये जो HCG हार्मोन होता है जो रिलीज, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है कि वो भाई प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के रिलीज को मेंटेन करे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को एक मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, 3 महीने बाद जो है प्लेसेंटा का वेल डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होता है। अब बात करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में, तो बात कर ली क्या क्या होता है कि भाई 7वें दिन इम्प्लांटेशन होती है, 8वें दिन HCG रिलीज होता है। सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट था, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ट्रोफोब्लास्ट, ये जो है मतलब 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे सिंगल लेयर दिख रही थी, यहाँ पे 2 लेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक होता है क्या लिखा है ये मैंने, एक सेकेंड, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कटा हुआ था थोड़ा सा नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे प्लेसेंटा की। ठीक है, ये बस आपको थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए प्लेसेंटा की बात करेंगे। ये सिर्फ फीमेल बॉडी में पाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 2 हार्मोन रिलीज करता है, 2 नहीं बहुत सारे। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, और ओवरऑल मतलब जो लेवल होता है हार्मोन्स का वो रिलीज हो जाता है फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन या प्रोडक्शन होता है। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन एटसेट्रा वगैरह का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये प्लेसेंटा का डायग्राम है। ये होती है कोरियोनिक विलाई, ये होता है एमनियोन, ये होती है यहाँ पे एपीब्लास्ट। ठीक है, ये होती है एलेंटोइस,
ये एपीब्लास्ट, ये नीचे वाली लेयर होती है हाइफोब्लास्ट, ये पहले वाली एपीब्लास्ट, ये होती है हाइफोब्लास्ट। ठीक है, ये योक सैक हो गया। योक सैक आगे थोड़ा सा कन्वर्ट होता है ऐसे, इसमें मतलब आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं एलेंटोइस। ठीक है, यहाँ पे जो एपीब्लास्ट के ऊपर यहाँ पे एक प्रिमिटिव नोड होता है और एक प्रिमिटिव स्ट्रिक जनरेट हो जाता है, जिसको आप क्या मतलब किस दौरान होता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान, यानी 3rd वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो हाइफोब्लास्ट यानी कि जो ये है हाइफोब्लास्ट, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एफीब्लास्ट सेल्स के द्वारा, यानी ये जो नीचे वाले एफीब्लास्ट सेल्स, ये हाइपोब्लास्ट डिस्ट्रॉय हो गया एफीब्लास्ट के द्वारा। ठीक है, और मीजोडर्म इन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रिमिटिव नोड, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, ये एक्टोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म। एक्टोड सेल्स होती हैं, जर्म सेल, यानी जो किसी मतलब और जो है आगे पोटेंशियल हो जिनके पास प्रोडक्शन का, जैसे एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू बनते हैं, मीजोडर्म से मस्कुलर या फिर कनेक्टिव टिश्यू, एंडोडर्म से कुछ पार्ट एपिथेलियल का। ठीक है, अब बात करेंगे मंथ, मतलब कौन से मंथ में जो है फीटस की या एम्ब्रियो की क्या क्या डेवलपमेंट हो जाती है। 9 महीने होते हैं टोटल, तो पहले महीने में हार्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरे मंथ में लिम्स और डिजिट छोटे छोटे दिखने लगते हैं। तीसरे मंथ में थोड़ा सा ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। फोर्थ मंथ का कुछ नहीं दे रखा। फिफ्थ मंथ में उसके सिर पे बाल और कुछ मतलब पहली मूवमेंट फीटस की फिफ्थ मंथ में जो है ऑब्जर्व की जाती है। सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, बॉडी पे हेयर हो गए, आईलिड्स जो है सेपरेट हो जाती है और आई लिशेस बन जाती हैं। तो ये आपको याद रखना। 9th मंथ के बाद पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ या फिर आप इसे डिलीवरी भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, जो फिर आगे फर्दर एंड्रोजन को, और एंड्रोजन कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब भाई फीटस है, अब जो सर्विकल कैनाल का जो मुंह होता है भाई, वो तो बहुत छोटा होता है फीमेल में, लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन वो 10 सेंटीमीटर वाइड तक खुल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, वरना भाई इतने छोटे से स्पेस में से कैसे फिटस जो है बाहर निकलेगा, राइट। तो ये क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता रहता है और वो क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। हमने इसमें पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने यहाँ पे टेस्टिस पढ़ा था, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम है, यहाँ पे हार्मोनल्स का देखा हमने। ठीक है, ये फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समराइज कर रखा है, ये पीनस का डायग्राम, यहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं इसके। फिर बात की थी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, हाँ, इसके बाद एक आप रीडिंग जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी ज़रूर ले लेना। यहाँ पे हमने ये सारे ऑर्गन्स की बात की, डायग्राम देख लिया, ये ओवरी का फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात की, मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया पूरा अच्छे से डायग्राम। फिर गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों पढ़े, मेल और फीमेल में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ooजेनेसिस से ओवम की। उसके बाद जब फॉर्मेशन हो गई, सॉरी, तो उसके हाँ ये ooजेनेसिस रहा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है, फिर सेकेंड वीक जो होता है फर्टिलाइजेशन में, उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का क्या रोल है, 3rd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कौन से मंथ में फिटस की क्या क्या ऑर्गन्स जो है बन जाते हैं, फिर पार्चुरेशन में क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको नोट्स हेल्पफुल लगे। थैंक यू सो मच।